मुसलसल 3 इजलासों के बाद अचानक नैब कवानीन में तरामीम के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक पैदा हो गया है। दूसरी तरफ अपोजिशन फिर से मुतहर्रिक हो गई है और आखिरकार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हो गई है। 2 दिनों में अपोजिशन की 3 अहम मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों के बाद अपोजिशन ने इत्तफाक किया है कि ईद के बाद रहबर कमेटी की मीटिंग होगी और फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी और हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। मगर आज की सबसे अहम पेशरफ्त नैब कवानीन से मुताल्लिक है, जिस पर डेडलॉक पैदा हो गया है। अपोजिशन ने कानून साजी के लिए कायम की गई कमेटी के इजलास से वॉकआउट कर लिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने उनकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी और वजह भी नहीं बताई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी मगर वजूहात नहीं बताई। मगर वज़ीर ख़ारजा और कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन ने नैब कानून में 35 तरामीम की तजवीज़ पेश की। वज़ीर आज़म से बात करने के बाद अपोजिशन को बता दिया कि उनकी दी गई तरामीम तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं है। अपोजिशन की तरामीम के बाद एहतसाब का इदारा बेमायने हो जाएगा। अपोजिशन की तरामीम से नैब कानून में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो ख़त्म ही हो जाएगा। अपोजिशन ने तरमीम दी कि नैब सिर्फ 1 अरब से ऊपर की करप्शन पर कार्रवाई करे, ये तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल नहीं। साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन ने तजवीज़ दी कि 5 साल पुराना केस चाहे कितना ही भयानक हो, नैब के ज़मरे में नहीं आएगा। अपोजिशन ने तजवीज़ दी कि जब तक पूरा ट्रायल ना हो गिरफ्तारी ना की जाए। इस तरह कोई मुल्ज़िम बैरून मुल्क फरार हो सकता है। अपोजिशन के नैब कवानीन पर तरामीम से FATF में फंसने का खदशा है। साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने अपील की कि अपोजिशन अपनी तरामीम पर नज़रसानी करे। बहरहाल नैब कवानीन के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही थी अब वो डेडलॉक का शिकार हो गई है। अपोजिशन ने इशारा दिया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अब नैब के कवानीन में तरामीम के हवाले से बात होगी। अपोजिशन फिर से मुतहर्रिक हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इससे पहले भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान कई बार टेलीफोनिक राब्ते हुए मगर मुलाकात नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की आज मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इस हुकूमत से जान छुड़ाने में ही पाकिस्तान और अवाम की भलाई है और APC में जो ठोस प्लान बनेगा वो अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपोजिशन जमातें बाहर निकलती हैं तो धरने की ज़रूरत नहीं होगी और आधे रास्ते में ही इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। जितनी जल्दी इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम उसी में उनकी आफियत है कि पहले हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद APC की मीटिंग होगी, उसमें इंशाअल्लाह एक ठोस प्लान बनेगा। इमरान खान के पास तो पाकिस्तान के अवाम खड़े नहीं थे और ये बात का सबूत इसमें था कि जब वो धरना देते थे, एहतजाज करते थे तो अवाम ही नहीं होते थे वहाँ। जब पाकिस्तान के इस वक्त अपोजिशन जमाते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो धरना की ज़रूरत ही नहीं होगा। आधा रास्ता में हम पहुँचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज को लीड कौन करेगा। शहबाज शरीफ की बतौर अपोजिशन लीडर क़यादत पर सवाल उठता रहा है और आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने चाहा कि शहबाज शरीफ एहतजाज को लीड करें तो देखें क्या हुआ। हमारा राब्ता जो है वो मुसलसल, जब शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फ़ोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। हम उठाने को तैयार है। थैंक यू। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो लीड करेंगे तो उन्होंने कहा कि जमा कंधों को मैं ये लीड करने की जिम्मेदारी दूंगा। इस मुलाकात से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अपोजिशन इससे पहले भी कई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, अब तक हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकी है। अब अपोजिशन एक और कोशिश कर रही है। एक तरफ अपोजिशन फिर से मुतहर्रिक हो रही है, दूसरी तरफ आज चेयरमैन नैब ने 3 रेफरेंसेस की मंजूरी दी, जिनमें से 2 रेफरेंसेस नून लीग की आला क़यादत के खिलाफ है। नैब ने शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ पाबंदी से ज़ायद असासों का रेफरेंस मंजूर कर लिया है। इसके अलावा चेयरमैन नैब ने LNG केस में ज़िमनी रेफरेंस की भी मंजूरी दी, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला खाकान अब्बासी को भी शामिल किया गया है। मिफ्ता इस्माइल और कई दीगर को LNG केस में मुल्ज़िम नामजद कर दिया गया है। रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया है
कि मुलजिम ने LNG टर्मिनल 1 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गैर शफाफ तरीका अपनाया। मुलजिमान के अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके एंग्रो को 14 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। नैब के इस रेफरेंस में नैब कवानीन में तरामीम और अपोजिशन में मुलाकातों पर सब पर हम बात करेंगे और ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे साथ मिर्जा शहजाद अकबर साहब मौजूद होंगे, मुशीर वज़ीर आज़म बराए एहतिसाब और दाखिला। साथ साथ हमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ज्वाइन करेंगे। उनके खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ आज रेफरेंस भी आगे बढ़ा है। वो इस कमेटी में भी शामिल थे जो कि नैब के कवानीन में तरामीम कर रही थी। सबसे पहले शहजाद अकबर साहब आपसे, अब क्या करें? आपकी हुकूमत के वज़रा को एतराज़ था, ब्यूरोक्रेसी को एतराज़, बिजनेस कम्युनिटी को एतराज़, अपोजिशन को एतराज़, अदालती फैसले अपनी जगह मौजूद, मगर डेडलॉक हो गया। अब कैसे आगे बढ़ा जाएगा? शाहजेब, देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ इस वक्त अपोजिशन एक दफ़ा फिर झूठ बोल रही है और सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि देखिए जो वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो एक बेल ऑर्डर का एक फैसला है जिसको चैलेंज भी शायद किया जा चुका है, और बेल ऑर्डर्स के ऊपर ही 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में कह चुका है कि बेल ऑर्डर्स के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए जो उस ऑर्डर का है जिसका वो हवाला दे रहे हैं। जहाँ तक बात डेडलॉक की है, देखिए हमने गुडविल के तौर पे जो हमारा नैब का ऑर्डिनेंस लैप्स कर चुका था वो पेश किया एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे, जिसके बदले में अपोजिशन वाले पहले तो कोई ड्राफ्ट नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया। अब वो ड्राफ्ट जो उन्होंने हमें दिया उसके अंदर 35 तरामीम हैं, और अगर आप उन तरामीम को इम्प्लीमेंट कर लें और उनमें से मैं समझता हूँ 60-70% भी इम्प्लीमेंट कर लें, तो हमें फिर ग्रे से ब्लैक लिस्ट जाने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो ऐसी तरामीम हैं जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन, उसके अगेंस्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को बिल्कुल इसमें से निकाल दिया गया, STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को डिलीट कर दिया गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने उनको, फिर जब दोबारा बात हुई तो हमने कहा कि हम शिक वाइज इसके ऊपर बिल्कुल बहस कर सकते हैं और शायद कोई बीच का रास्ता हो जिसमें ट्रांसपेरेंसी आपको ज़्यादा लगे। लेकिन अपोजिशन का जो रवैया था वो ये था कि या तो आप ये सारा ले लें, और अब अगर ना हम आपको FATF के ऊपर जो बिल्स पास करने हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर तो हुकूमत का मौक़िफ़ यही था कि ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है जिसके अंदर हुकूमत नहीं आएगी। सब, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि जो दूसरे इदारे मौजूद हैं, टैक्स के कवानीन के लिए FBR मौजूद है, मगर नैब मुख्तलिफ दूसरे इदारों के भी मामलात में इंक्वायरी शुरू कर देता है, तो कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये इसके लिए दूसरे इदारे मौजूद हैं या नैब ही ये मामला कर सकता है सियासतदानों के साथ, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि ये ना हटे मगर अपोजिशन मुतालबा कर रही है? देखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आमला जो है वो 4 से 5 इदारों को ये इख्तियार देता है, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किसी इदारे को, एक इदारे के लिए नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग किसी ट्रांजैक्शन भी हुई हो सकती है, अगर उसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर की है या किसी करप्शन से उसमें मुंसलिक है तो वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नैब के परव्यू में आती है। जहाँ पे सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन और फ्रॉड होगी वो FIA के ज़िम्मे में आएगी। जहाँ पे टैक्स का मसला आएगा वो FBR के पास जाएगी, और ये आमला के अंदर लिखा हुआ है कानून के तहत। अब ये कह देना कि सिर्फ नैब में से इसको निकाल दें, तो इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है, लेकिन कोई बैंकर या एक आम आदमी नहीं कर सकता, जिसको FIA भी डील कर सकती है, FBR भी डील कर सकती है, और अगर कोई टेररिज्म रिलेटेड है तो वो CTT जिसको रिसेंटली हमने ऐड किया था। तो ये अब उसमें से निकाल देने का मतलब ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है। मतलब मगर ऐसा लगा कि जैसे आप लोग किसी भी चीज़ पर कंसीड करने को तैयार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने नैब चेयरमैन का जो गिरफ्तारी का अख्तियार है उस पर भी कहा कि लोग भाग जाते हैं, ECL में नाम डाल दें, नहीं भाग सकेगा, लोग पेश हो जाएंगे। जो लोग पेश हो रहे थे उनको भी चेयरमैन नैब ने गिरफ्तार करा लिया था। आपके तो अपने वुज़रा कह चुके हैं कि जी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, आप केस चलाएं, ECL में नाम डाल दें, एक बंदा कन्विक्ट हो जाए, उसके बाद वो जेल चला जाएगा अगर अदालत फैसला देगी। आप उस पर भी कंसीड करने को तैयार नजर नहीं आया जो शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर थी। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक जो पावर्स ऑफ अरेस्ट हैं उसके ऊपर बड़ी बहस हो सकती है। मैं नहीं समझता कि जो पावर्स ऑफ अरेस्ट हैं नैब के सेक्शन 24 है जिसके तहत उसमें कोई इस किस्म की बात है जो पाकिस्तान के बाकी मरवजा कवानीन से मुख्तलिफ है। दोनों के आम एक आम केस के अंदर भी उसके पावर्स ऑफ अरेस्ट हैं, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास पावर्स ऑफ अरेस्ट हैं, सारे सब्जेक्ट टू कोर्ट हैं। अपोजिशन को जिस चीज़ के ऊपर मैं समझता हूँ हमारे साथ बहस करनी चाहिए और मीनिंगफुल बहस करनी चाहिए,
वो इशू ऑफ बेल के ऊपर करनी चाहिए। और उसके ऊपर हमने कहा कि बिल्कुल हम बैठते हैं, लेकिन अगर आपने वो ड्राफ्ट देखा हो, जो मैं भी देख रहा था, जो शायद सोशल मीडिया पे भी बड़ा आम है, उस ड्राफ्ट के अंदर आप देखें तो उसके अंदर अरेस्ट तो एक बहुत मामूली सी चीज़ है। उसके अंदर तो आप अगर उसके ऑफेंसेस को देखिए तो 12 में से 6 या 7 ऑफेंसेस तो उड़ा दिए गए। और नैब के पास जो देखिए जो बात हुकूमत करना चाह रही है, और हुकूमत अपने पहले अमेंडमेंट में भी लाई थी कि जहां इशू हो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का या कोई गवर्नमेंट के इख्तियार को इस्तेमाल करने का, एक जिसके अंदर करप्शन के कोई एविडेंस ना हो, उसके ऊपर हम कह रहे हैं कि बिल्कुल इसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि जहां पे सिर्फ महज मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, उसके साथ करप्शन या कोई ट्रांजैक्शन होती हुई नजर आनी चाहिए, उसका सबूत होना चाहिए, सिर्फ ये एलिगेशन काफी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जितनी चीजें हैं उसके ऊपर बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। मतलब ये अच्छी बात है, तैयार है, मगर मैं कह रहा हूँ जाहिर जारी बात है आप अपोजिशन की ना माने, मगर आपके अपने ड्राफ्ट में क्यों नहीं नजर आ रहा कि एहतसाब पूरा मुतनाज़ हुआ इन गिरफ्तारियों की वजह से, जो चेयरमैन नैब करते हैं, जिसको जिस स्टेज पे चाहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं। आपके वज़रा ने कहा हमारे प्लेटफॉर्म पर कि एहतसाब इंतकाम बन गया है, तो कानून साजी आपने करनी, अपोजिशन के बगैर नहीं कर सकते, आपको अपोजिशन की जरूरत तो पड़ेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारी सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, जिसके लिए हमें अभी अपोजिशन की मावनत दरकार है। लेकिन अगर अपोजिशन का मकसद महज ये हो कि जी आपने बिल्कुल हमारे तमाम केसेस, हमारे पार्टी के तमाम लोगों के केसेस बंद कर देने हैं, तो फिर ये कानून साजी नहीं हो सकती। ये कोई एनआरओ की बात कर रहे हैं। कानून साजी के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कानून बनाएं जो सिर्फ एक ट्रांसपेरेंसी लाए, लेकिन इसके साथ साथ जो मकसद है उस कानून का, अकाउंटेबिलिटी, उसको कंप्रोमाइज ना करे। सब मगर 2 साल में जो एहतसाब हुआ है वो हुआ ही कहाँ है जो आप कह रहे हैं कि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो? मैं कह रहा हूँ कि हुकूमती वज़रा ने कहा कि इंतकाम, शफकत महमूद साहब ने कहा कि 2 साल में नैब ने नुकसान पहुँचाया जिस तरीके से इन्होंने अकाउंटेबिलिटी की है। अदालतें लिख रही हैं अपने फैसले में कि किस तरीके से सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, ये तो अब हर कोई इस पर बात कर रहा है। देखिए, वो मैं वंस अगेन शाहजेब ये कोशिश करूंगा मैं दोबारा उस पर कमेंट ना करूं, क्योंकि वो जजमेंट जो है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको मैं समझता हूं चैलेंज करना चाहिए, जिस जजमेंट का आप हवाला दे रहे हैं। लेकिन उससे कतई नज़र नैब का, देखिए एक कानून है अपनी जगह, अगर कानून में कोई मसला है तो उसको अदालत उज़्मा या अदालत आलिया फौरी तौर पे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकती है, वो कानून ख़त्म हो जाएगा। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वॉलंटरी रिटर्न का सेक्शन 25 नैब के अंदर एक कानून था, वो जब सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया वो ख़त्म होगी, वो प्रोविजन ख़त्म होगी नैब के अंदर से, वो प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। लेकिन जो कमेंट किया जाता है किसी एक केस के अंदर, वो नैब के कंडक्ट का है, वो उस कानून का नहीं है। हम उस कानून को भी बेहतर करने के लिए तैयार हैं। उसी के लिए हम अपोजिशन से मशवरा भी कर रहे थे, उनसे मुज़ाकरात भी कर रहे थे। यानी आप एज ऑफ नाउ भी रिमांड की मुद्दत क्या होगी इस पर तैयार हैं? चेयरमैन नैब का जो गिरफ्तारी का इख्तियार है, इन्वेस्टिगेशन, कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर गिरफ्तार कर लें, इस पर बात करने को तैयार हैं? चेक एंड बैलेंस रखने के लिए तैयार हैं इन इख्तियारात पर? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन चेक एंड बैलेंस का अगर देखिए जो अभी अमेंडमेंट प्रपोज की गई हैं अपोजिशन की तरफ से, वो तो बिल्कुल नाकाबिले अमल हैं। लेकिन अगर आपने कोई चेक एंड बैलेंस डालना है तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के ड्राफ्ट के अंदर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर जो सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस सिस्टम के अंदर डाल दिया कि आपको एविडेंस लाना है ये कोरोबोरेट करने के लिए कि इसने अगर कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की, किसी गलत कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया तो उसके बदले में कोई रिश्वत ली, कोई कंसिडरेशन ली। सिर्फ ये कह देना कि कॉन्ट्रैक्ट गलत हो गया, इरेगुलरिटी हो गई, वो काफी नहीं होगी किसी को बंद करने के लिए। तो वो तो एक देखिए बिल्कुल मुनासिब सी बात है जिसको आप कल अदालतों में डिफेंड भी कर सकते हैं। ये जो एनआरओ प्लस मांग रहे हैं, मुझे बताइए किसको किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने वोटर्स के सामने जाके इसको कर सकेगी? मगर ये जो 2 साल की नैब की कारकर्दगी या आपके एहतसाब के ऊपर कारकर्दगी है जमात की और नैब के जरिए, इसको क्या आप डिफेंड कर सकते हैं अभी आवाम के सामने जाके, जो कुछ 2 साल में नैब ने किया है? देखिए 2 साल की परफॉर्मेंस कोई इतनी बुरी भी नहीं है शाहजेब। आप अगर इसको नॉन पार्टिजन होके सोचिए तो नैब ने पिछले 2-3 सालों में बेहतर काम भी किया है। उनके बहुत सारे कामों के ऊपर मैं समझता हूँ बेहतरी हो सकती है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन एक इदारे की परफॉर्मेंस को यकसर रद्द कर देना मेरा ये ख्याल है मुनासिब नहीं है। सब नॉन पार्टिजन अदालतों को ही मान लें, एक के बाद एक जमानती फैसले में अदालतों ने लिखा है, जो आखिरी फैसला जो आप जिस पर बात नहीं कर रहे, बट बार बार लिखा है कि क्या कर रहे हैं इस गिरफ्तारियों के ऊपर, बार बार लिखा गया अदालतों की तरफ से।
देखिए, सियासी इंजीनियरिंग की अगर बात कर रहे हैं तो फिर हम माजी में चलते हैं। एहतसाब का कानून पाकिस्तान में बनाने वाले जो रिसेंट टाइम में उसके जद्दे अमजद तो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने एहतसाब एक्ट बनाया था। उस एहतसाब एक्ट के कानून में और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून में 19-20 से जायद का फ़र्क नहीं है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया था तो सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया था, मुशर्रफ ने इस्तेमाल किया तो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया, और आज भी हो रहा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, यही हिस्ट्री है इस इदारे की। शाहजेब, फिर माजरत के साथ एक चीज़ जो आप बोल रहे हैं कि हमारे दौर में और उस पुराने वाले 90 की दहाई में, जिसको ये अपने नए ड्राफ्ट के मुताबिक निकलवाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया का है। आज अगर किसी केस के अंदर इस तरह की चीज़ें होंगी तो एक तूफ़ान खड़ा हो जाएगा, चाहे वो मीडिया पे हो या अदलिया के अंदर हो। यहाँ तो एक लम्हे में बात आगे सामने चली जाती है, यू हैव टू बी अकाउंटेबल। इस वक्त तो मैं समझता हूँ ये इदारे जो अकाउंटेबिलिटी के हैं वो खुद एक अकाउंटेबिलिटी की ज़द में है। अदलिया है, मीडिया है, पब्लिक प्रेशर है। ये वो वाले हालात नहीं है 90s वाले जो एहतसाब ब्यूरो के ज़माने के। साहब, 90s में एहतसाब ब्यूरो के ज़माने में भी जंग ग्रुप को बंद करने पर तुले हुए थे नवाज शरीफ साहब। आज भी मीडिया के साथ क्या हो रहा है, सारी दुनिया लिख रही है कि पाकिस्तान में मीडिया पर क्या कदगने हैं। आज भी वही मामला है। नहीं, लेकिन देखें, कदगने जितनी होती हैं, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा पाकिस्तानी मीडिया को। क्या आज तक कोई कदगने इस मीडिया को रोक पाया है? मैं तो नहीं समझता कामयाब हो पाया है। आप पिछले 10 सालों को देख लें, 12 सालों को देख लें। ये बात आपने बड़ी अच्छी की, वज़ीर आज़म के करीब हैं आप, ये बात वज़ीर आज़म को ज़रूर बताइएगा कि आज तक कोई मीडिया को रोक पाया है पाकिस्तान की तारीख में। नहीं, अगर आप किसी तरीके से ये कहना चाहते हैं, देखिए एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज़ाद मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं। मुझे तो कहीं कोई कदगन नज़र नहीं आती। और देखिए, हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और वो खुद कहते हैं कि हमारा जो इस वक्त अवाम तक पहुँचाने रसाई हुई वो तो आज़ाद मीडिया की वजह से हुई, और सबसे ज़्यादा उसमें आपके चैनल का हाथ है। और अब क्या हो रहा है उस चैनल के साथ? देखिए, अगर आपके चैनल के साथ कोई ज्यादती हो रही है, देखिए अगर आप किसी इंडिविजुअल केस के बारे में बात करना चाहते हैं, मैंने दोबारा अर्ज की है, कोई एक ऑनगोइंग केस है, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन आपकी जो चैनल की किसी भी आज़ादी राय के ऊपर कोई बात है तो बिल्कुल उस पर बात करें। आप बताइए, उसके ऊपर वज़ीर आज़म तक बात पहुंचाई जाएगी। मेरा नहीं ख्याल जियो, हम तो सारा दिन डरते हैं कि शाहजेब खानजादा के शो पे जाना पड़ेगा। इतनी तैयारी करते हैं, इतनी तो घर बेगम के सामने पेश होने के लिए होती।